क्या हाल चाल है बाबू लोग? बढ़िया है। घर पे मन लगा के पढ़ रहे हैं? चलो आज क्या पढ़ना था हम लोगों को? पदार्थ की। पिछले वीडियो में हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं एक बार चर्चा कर लेते हैं और फिर आगे बढ़ चलते हैं। ठीक है, पिछले क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे भाई? देखते रहो इधर से फटाफट फटाफट। यानी हम लोग पढ़े थे सबसे पहले प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर या फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। फिजिकल नेचर ऑफ पढ़े थे ना? यानी पदार्थ के गुण, पदार्थ के या पदार्थ का बाह्य स्वरूप। पदार्थ का बाह्य स्वरूप में पहला क्या पढ़े थे कि पदार्थ सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। यानी मैटर इज ठीक है ना, मेड ऑफ मैटर इज मेड ऑफ किससे भैया? तो स्मॉलेस्ट पार्टिकल से। स्मॉलेस्ट पार्टिकल, अच्छा, जल के छोटी सी बूंद में, जल के छोटी सी बूंद में, यानी पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। इसको हम समझा चुके हैं, पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं। और एक बात एक भी पता चला कि अगर जल का एक बूंद लें, 1 ड्रॉप ऑफ वाटर लें, तो उसमें कितने जल के अणु होंगे? 10 के पावर 22 अणु। 10 के पावर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि 10 अगर लिखना शुरू करें तो कितना जीरो देंगे? 22। कितना तक जाएगा भाई? 22 तक जाएगा। अब तो समझ में आ रहा है? तो आप काउंट कर लेंगे, आप काउंट कर लेंगे कि कितना लाख, कितना करोड़, कितना हजार होगा। अब तो समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत? एनी प्रॉब्लम? चलो अब देखोगे भाई, पदार्थ के इन छोटे कणों को परमाणु कहा जाता है। पदार्थ के इन छोटे कणों को ये पढ़े हुए हैं, ये पढ़े हुए हैं। उसके बाद हम लोग क्या पढ़े भाई? पदार्थ का फिर गुण कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, यानी स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है। पदार्थ के कणों के बीच जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होते हैं उनके बीच गैप होता है, उनके बीच गैप होता है, छोटा छोटा स्पेस, जगह छूटा हुआ होता है। फिर हम लोग क्या पढ़े हैं भाई कि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। निरंतर गतिशील, गतिशील का मतलब क्या? मूव करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं। और इसे एक प्रश्न भी बना एनसीईआरटी का। क्या प्रश्न बना कि गर्म खाने की भोजन, जो गर्म भोजन होता है या गर्म खाना होता है, उसकी सुगंध दूर से ही हमको मिल जाती है, और ठंडे खाने का स्वाद या गंध लेने के लिए हमको उसके पास तक जाना पड़ता है। समझ में आ रहा है ना? यानी इसका मतलब है कि यूँ समझें कि गांव में कहीं एक गांव के एक कोने पर, एक कॉर्नर पे या लास्ट में शादी विवाह है और वहाँ गरम गरम खाने बन रहे हैं, तो और हवाएं मेरे घर के तरफ से चल रही हैं, इधर से आ रही हैं, उधरे से बह के, तो फिर पता चल जाता है कुछ उधर बन रहा है, कुछ बन रहा है। यानी गर्म खाने की सुगंध दूर से ही हमारे पास तक आ जाती हैं, लेकिन ठंडे खाने की सुगंध को लेने के लिए हमें उसके पास तक जाना पड़ता है। तो ये चीज़ प्रश्न बना था। अब देखो भाई कि गर्मा गर्म खाने की सुगंध कई मीटर दूर से ही आपके पास पहुंच जाती है, जबकि ठंडे खाने की महक लेने के लिए आपको उसके पास तक जाना पड़ता है। प्रश्न का आंसर क्या दिया गया कि चूंकि हम जानते हैं कि पदार्थ के कण अनवरत गतिशील होते हैं तथा ताप बढ़ने पर इन पदार्थों की गतिशीलता, यानी इन पदार्थों के इन कणों की गति में वृद्धि हो जाती है। ताप बढ़ता है तो इन कणों की गति में वृद्धि हो जाती है। इन कणों की गति में किसके बढ़ने से? ताप के बढ़ने से, टेम्परेचर के बढ़ने से इन कणों की गति में वृद्धि हो जाती है। अतः यही कारण है कि गर्म खाने की जो सुगंध है हवा के साथ मिलकर, हवा के साथ हमारे पास तक पहुंच जाती है, लेकिन ठंडे कणों में, ठंडे खाने के कणों में, उसके सुगंध के कणों में गति कम पाई जाती है। गति एक स्थान से दूसरे स्थान तक वो जा नहीं पाते हैं, इसलिए हमको उनके पास तक जाना पड़ता है। ये चीज़ को हम लोग लिख चुके हैं, यहाँ देखोगे। जो लोग नहीं लिखे हैं वो लोग लिख सकते हैं, जो लोग नहीं लिखे हैं वो लोग लिख सकते हैं। क्लियर है? चलो आगे बढ़े हम लोग। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब तो आगे देखिएगा, ये चीज़ें हो गई। अगला पेज हम लोगों का क्या है? तो अगला पेज है कि स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी को काट पाता है। स्विमिंग पूल आप देखे हैं ना, जिसमें तैरा जाता है, तो गोताखोर जो होता है, ठीक है ना, वो अंदर जाता है और पानी को ऐसे ऐसे हटाता है तैरने के समय, यानी पानी को हटा पाता है। इसका मतलब क्या है कि पानी के कणों के बीच लगने वाला बल बहुत कमज़ोर होता है, बहुत पानी के बीच लगने वाले कणों, पानी के कणों के बीच लगने वाला बल बहुत कमज़ोर होता है।
इसलिए पानी आसानी से हट जाता है। यही चीज़ यहाँ लिखा भी गया है कि गोताखोर पानी को काट पाता है, यह सिद्ध करता है पानी का काट पाना यह सिद्ध करता है कि पानी के कणों के बीच लगने वाला आकर्षण बल कमज़ोर होता है। और फिर इससे एक नोट बताया गया कि कणों के बीच लगने वाला यह आकर्षण बल ठोस के कणों के बीच सबसे अधिक और गैस के कणों के बीच सबसे कमज़ोर होता है। यानी जो आकर्षण बल है, सबसे पहले देखोगे बाबू आकर्षण बल, कौन सा बल? आकर्षण बल किसके बीच होता है भाई? तो कणों के बीच होता है, कणों के बीच होता है। आकर्षण बल को क्या कहते हैं? अट्रैक्शन फोर्स। कौन सा फोर्स कहते हैं भाई? अट्रैक्शन फोर्स कहते हैं। और अट्रैक्शन फोर्स किसके बीच होता है भाई? तो बिटवीन द पार्टिकल्स, बिटवीन द पार्टिकल्स। क्या लिख सकते हैं भैया? बिटवीन द पार्टिकल्स लिख सकते हैं ना। अब चलो, और यह सबसे अधिक किस में होगा? सबसे अधिक किस में होगा? तो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आता है ठोस, और ठोस को क्या कहते हैं? सॉलिड। उसके बाद क्या आता है भाई? द्रव, और द्रव को क्या कहते हैं? लिक्विड। उसके बाद क्या आता है भाई? गैस। क्या आता है? गैस। और गैस को इंग्लिश में क्या लिखते हैं? गैस। सबसे अधिक किस में होता है? ठोस में। सबसे अधिक किस में होता है? ठोस में। तो अब हम क्या करें कि इस साइन को हटा के और कौन सा साइन यहाँ भर सकते हैं? ऐसे, ऐसे। समझ में आ रहा है ना? यानी सबसे अधिक किस में होगा भाई? यानी ठोस में। यानी आकर्षण बल सबसे अधिक, आकर्षण बल, आकर्षण बल सबसे अधिक, सबसे अधिक। क्लियर है ना? और इसमें आकर्षण बल सबसे कमज़ोर, आकर्षण बल सबसे कमज़ोर, सबसे कमज़ोर। क्लियर है ना? यानी इसका मतलब क्या है? आकर्षण बल सबसे अधिक, आकर्षण बल सबसे कमज़ोर। क्लियर है? यानी ठोस में सबसे अधिक होगा, ठोस में गैस में सबसे कम होगा। तो ये चीज़ भी हम लोग पढ़ चुके थे। और द्रव में इन दोनों के बीच में होता है, ठोस से थोड़ा कम, गैस से थोड़ा अधिक। ठीक है ना? यानी नाइदर मोर नाइदर लेस, यानी नहीं अधिक होता है नहीं कम, यानी बीच में होता है, बीचों बीच में होता है। क्लियर है ना? बीचों बीच में। क्लियर है ना? क्लियर? यानी दोनों के बिटवीन होता है, दोनों के बिटवीन। क्लियर है? तो ये चीज़ भी हम लोग पढ़ चुके थे। यानी ठोस के कणों के बीच लगने वाला आकर्षण बल सबसे अधिक होता है, ठोस के कणों के बीच लगने वाला आकर्षण बल सबसे अधिक, और द्रव के कणों के बीच लगने वाला आकर्षण बल सबसे कम होता है। सबसे कि गैस के कणों के बीच सबसे कम होता है, गैस के कणों के बीच सबसे कम होता है। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये चीज़ भी हम लोग लिख चुके थे, जो लोग नहीं लिखे थे वो लिख लें। हो गया? चलो आगे बढ़ते हैं भाई। तो अब आता है पदार्थ की अवस्थाएं, पदार्थ की अवस्थाएं, स्टेट्स ऑफ मैटर, स्टेट्स ऑफ। अच्छा, मैटर की बात करते हैं तो पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं भाई? 3। पहला क्या होता है? ठोस। अच्छा, ठोस को क्या कहते हैं भाई? सॉलिड। दूसरा क्या होता है भाई? द्रव। दूसरा क्या होता है? द्रव। द्रव को क्या कहते हैं? लिक्विड। और तीसरा क्या होता है भाई? गैस। तीसरा क्या होता है? गैस, यानी GAS। ये पदार्थ की अवस्थाएं होती हैं, ये पदार्थ की अवस्थाएं होती हैं, पदार्थ की अवस्थाएं होती हैं, ये पदार्थ की अवस्थाएं होती हैं। ठोस, द्रव और गैस, ठोस, द्रव और गैस, ये पदार्थ की क्या है भाई? अवस्थाएं हैं। अच्छा, इन पदार्थ की अवस्थाओं से एक बात पता चलती है, आप देखोगे मेरे बाबू, क्या पता चलती है? सबसे पहले कि अगर हम क्या करें, अगर ध्यान से देखना कि सॉलिड को गर्म करें, अगर इसको क्या करते हैं भाई? हीट देते हैं। हीट देने का मतलब गर्म करना, हीट का मतलब गर्म करना, गर्म करते हैं। ठीक है ना? तो यह किस में आता है? द्रव। और फिर इसको क्या करते हैं भाई? गर्म करते हैं। इसको क्या करते हैं? गैस गर्म करते हैं, गर्म करना। तो यह क्या बनता है? गैस बनता है। तो अगर ठोस से द्रव बनता है तो ठोस से द्रव बनने की प्रक्रिया को फ्यूजन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? FUSION, फ्यूजन कहा जाता है। समझ में आ रहा है ना? क्या कहा जाता है? फ्यूजन, फ्यूजन, FUSION, फ्यूजन। नहीं, डबल S होगा, नहीं होगा, छोड़ो यार। आगे देखो,
यहाँ द्रव से गैस अगर गर्म होता है तो इस प्रक्रिया को इवापोरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? इवोपोरेशन, इवापोरेशन कहते हैं। क्लियर है ना? यानी देखोगे भाई फ्यूजन FUSION और इवापोरेशन न लिखकर हम वेपोराइजेशन लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? वेपोराइजेशन। इसको क्या लिख दें भाई? वेपोराइजेशन लिख देते हैं। ठीक है, क्या लिख दें? वेपोराइजेशन लिख देते हैं। चलोगे भाई, वेपोराइजेशन। अच्छा, वेपोराइजेशन को क्या कहते हैं? वाष्पीकरण या वाष्पोत्सर्जन, वाष्पोत्सर्जन या वाष्पीकरण लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? वाष्पीकरण, वाष्पीकरण लिख देते हैं। अच्छा, फ्यूजन को क्या लिखते हैं भाई? अपघटन, अपघटन। समझ में आ रहा है ना? अपघटन या गलना, या गलना। क्लियर है ना? यानी गलना, इसको लिख सकते हैं गलन लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? गलन। क्या लिख सकते हैं बाबू? गलन। चलो इसको हम गलन लिख दें, शुद्ध हिंदी गलन लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है? ठोस से गर्म किया तो द्रव बना, तो ठोस से द्रव बनने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे? फ्यूजन। गैस, द्रव से गैस बना, गर्म किया तो इसको क्या कहेंगे भाई? वेपोराइजेशन, वेपोराइजेशन, वाष्पीकरण। समझ में आ रहा? लेकिन होता क्या है कि कुछ ऐसी भी परिस्थितियां होती हैं, कुछ ऐसी भी परिस्थितियां होती हैं जिन परिस्थितियों में क्या करते हैं कि अगर ठोस को गर्म करते हैं, ठोस को गर्म करते हैं तो यह सीधा सीधा किस में बदल जाता है? गैस में। यानी बिना द्रव रूप में बदले, बिना द्रव रूप में बदले सीधा कहाँ आ जाता है? गैस के रूप में। तो इसको सब्लिमेशन कहते हैं। यानी हीट दिया, हीट का मतलब क्या किया भाई? उष्मा, उष्मा दिया, और इसको कहते हैं सब्लिमेशन, सब्लिमेशन। सब्लिमेशन को कहते हैं ऊर्ध्वपातन। क्या कहते हैं भाई? ऊर्ध्वपातन। क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन। समझ में आ रहा है ना? यानी सब्लिमेशन का मतलब क्या हो गया? ऊर्ध्वपातन। क्लियर है ना? सब्लिमेशन का हिंदी क्या हो गया भाई? ऊर्ध्वपातन। चलो, ऊर्ध्वपातन। एनी प्रॉब्लम? अब देखो, अब सेम कहानी हम दोहराते हैं, सेम कहानी दोहराते हैं। अब गैस को अगर ठंडा करते हैं, गैस को कोल्ड, कोल्ड का मतलब क्या हो गया? ठंडा करना। कोल्ड का मतलब ठंडा करना, करना। अगर ठंडा करते हैं तो यह द्रव बनता है। इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे? लिक्विफिकेशन, द्रवीकरण। क्या कहेंगे? द्रवीकरण, लिक्विफिकेशन। यानी इसको कहते हैं लिक्विफिकेशन, लिक्विफिकेशन यानी द्रवीकरण, द्रवीकरण। अच्छा, फिर देखोगे मेरे भाई कि अगर इस द्रव को ठंडा करते हैं, द्रव को ठंडा करते हैं, कोल्ड करते हैं यानी ठंडा करते हैं, तो यह क्या बनता है भाई? ठोस बन जाता है। यानी इसको कहते हैं फ्रीजिंग। इसको क्या कहते हैं? फ्रीजिंग यानी जमना। क्या कहते हैं? जमना, जम जाता है। यानी देख लो, गैस है, वाष्प है, क्या है? वाष्प है। वाष्प को हमने ठंडा किया, वाष्प को ठंडा किया तो पानी के रूप में आ गया। जैसे कभी कभी चाय बनाते हो, चाय बना रहे होते हो, ठीक है, तो उस जो भाप निकल रहा होता है उसके ऊपर एक प्लेट लगा दो या हाथ लगा दो, तो वाष्प के बूंद यानी जो वाष्प के कण हैं वो प्लेट पर जमते हैं और पानी के रूप में बन जाते हैं, पानी के रूप में बन जाते हैं। और तो वो पानी यानी वाष्प का पानी बनना, वाष्प का द्रव के रूप में बनना क्या कहलाता है भाई? लिक्विफिकेशन। क्या कहलाता है? और फिर उस पानी को ठंडा कर दो तो क्या बन जाता है भैया? ठोस बन जाता है, यानी उसको फ्रीजिंग कहते हैं, बर्फ बन गया। क्या बन गया? बर्फ। लेकिन सीधा डायरेक्ट क्या करो कि गैस को ठंडा करो, गैस को ठंडा करो। सीधा क्या करो भैया? गैस को ठंडा करो, गैस को ठंडा करो और ठोस बना दो, द्रव ना बनाओ, द्रव ना बनाओ। तो इसको क्या कहते हैं? सॉलिडिफिकेशन। क्या कहते हैं? सॉलिडिफिकेशन, फिकेशन, सॉलिडिफिकेशन। क्या कहते हैं इसको?
सॉलिडिफिकेशन यानी ठोसकरण, ठोसकरण। क्लियर है? यानी क्या किया तूने भैया? कोल्ड कर दिया। कोल्ड का मतलब ठंडा कर दिया। यानी एक बात पता चला कि पदार्थ की अवस्थाएं बदल रही हैं। पदार्थ की अवस्थाएं आपस में इंटरचेंज हो रही हैं, आपस में। यानी ठोस से द्रव हो रहा है, द्रव से गैस हो रहा है, और गैस से फिर द्रव हो रहा है, फिर ठोस हो रहा है, फिर ठोस हो रहा है ना कि नहीं हो रहा है? दिखाई दे रहा है ना कि ठोस से द्रव बना, द्रव से गैस बना, गैस से द्रव बना, द्रव से फिर ठोस बना। यानी जैसे जैसे टेम्परेचर में परिवर्तन हो रहा है, टेम्परेचर में पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन हो रहा है, पदार्थ की अवस्थाओं में। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? इतनी बात क्लियर है? चलो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन प्लीज। जल्दी से वीडियो पॉज कीजिए, नोट कीजिए जल्दी से। चलो भाई, हो गया बाबू लोग? स्टेट ऑफ मैटर्स आपने देखा। अब इसमें सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि इसको इमेज द्वारा हम लोग समझ लेते हैं। अब देखो यहाँ सबसे हम लोग काम किए क्या है कि सबसे यहाँ लिक्विड लिया गया है। क्या लिया गया भाई? लिक्विड। अच्छा, लिक्विड देखोगे भैया LIQUID। लिक्विड का मतलब क्या होता है? द्रव। अच्छा, गैस का मतलब क्या होता है? गैस। और ठोस सॉलिड का मतलब क्या होता है? ठोस। बातें कम करो। चेंजेस द स्टेट ऑफ, चेंजेज ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर्स लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? मैटर्स लिख सकते हैं ना। चेंजेस द स्टेट्स ऑफ मैटर्स लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? बताओ तो मेरे भाई। मैटर्स लिख सकते हैं ना। स्टेट ऑफ, स्टेट्स ऑफ मैटर्स लिख सकते हैं। चलो हो गया। अब सुनोगे, यानी पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन। हिंदी में क्या लिख सकते हैं? पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन लिखा जा सकता है। कैसे बदलती हैं पदार्थ की अवस्थाएं? तो इधर ध्यान से देखोगे मेरे बाबू कि हमने किया क्या है। हमने किया क्या? सबसे पहले ठोस लिया, ठीक है, और दूसरा क्या लिया भाई? ठोस को जैसे हमने गर्म किया, ठोस को जैसे गर्म किया। ठोस को क्या किया भाई? गर्म किया। ठोस को गर्म किया तो सब्लिमेशन, यानी ठोस को गर्म किया। और फिर गैस को क्या किया? ठंडा किया। गैस को ठंडा किया। गैस को क्या किया? ठंडा किया। दिखाई दे रहा? तो दो चीज़ें हो रही हैं। फिर इधर द्रव को गर्म किया, गैस को ठंडा किया। तो कंडेंसेशन का हिंदी होता है संघनन। क्या होता है? संघनन। अब बॉइलिंग का मतलब उबलना, उबलना। बॉइलिंग का मतलब उबलना। मेल्टिंग का मतलब गलना। मेल्टिंग का मतलब फ्रीजिंग का मतलब जमना, जमना। क्लियर है ना? फ्रीजिंग का मतलब जमना। अब सब्लिमेशन कब होता है? सब्लिमेशन कब होता है? तो देखोगे मेरे भाई कि सब्लिमेशन तब होता है जब कोई पदार्थ डायरेक्ट, कोई पदार्थ डायरेक्ट गैस से ठोस में बदल जाए। डायरेक्ट गैस से ठोस में बदल जाए। तो ये तो बात सही है, गैस से ठोस में बदल रहा है तो सब्लिमेशन हो रहा है, यानी ऊर्ध्वपातन। हिंदी में क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन। क्या कहते हैं भाई? ऊर्ध्वपातन। ये चीज़ें बहुत सारा इमेज आपको मिल जाएगा। एक इमेज क्रिएट किया गया, आपको बताने का प्रयास किया गया कि ठोस है तो द्रव, और द्रव से गैस। समझ में आ रहा है ना? ठोस है तो द्रव या द्रव से गैस। दूसरा भी इमेज आप देखने का प्रयास करेंगे भाई। दूसरा इमेज हम आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। बहुत सारे इमेज मिल जाएंगे, बहुत सारे इमेज मिल जाएंगे। और देख लीजिए, बहुत सारा इमेज आपको मिल जाएगा, बहुत सारा इमेज। इधर देख लीजिए कि कैसे इनके स्टेट में परिवर्तन हो रहा है। सॉलिड लिक्विड गैस, सॉलिड लिक्विड गैस, सॉलिड लिक्विड गैस। देखो भाई, यहाँ इमेज ले लो गूगल बाबा से, और बहुत बढ़िया गूगल बाबा से समझो।
दिखाई दे रहा? चलो अब देखो तो, यानी क्या किया गया है यहाँ? सबसे पहले किया क्या गया है? दिखाई दे रहा है ना? बोलो, दिखाई दे रहा है? पक्का? चलो, गैस को क्या लिखोगे? गैस। ठोस को क्या लिखोगे? सॉलिड को क्या लिखोगे? ठोस। और लिक्विड को द्रव लिखोगे। कंडेंसेशन का मतलब हिंदी बताए थे अभी, संघनन। इवापोरेशन का मतलब क्या बताए थे? वाष्पीकरण। वाष्पीकरण बताए थे। चलो अच्छा, डिपोजिशन का मतलब क्या बताए हैं? और सब्लिमेशन का मतलब ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन। अच्छा, और यहाँ फ्रीजिंग का मतलब जमना। मेल्टिंग का मतलब गलना। मेल्टिंग का मतलब और डिपोजिशन लिखा गया है, डिपोजिशन। डिपोजिशन। डिपोजिशन का मतलब क्या है भैया? देखना, सबसे पहले डिपोजिशन यानी हो क्या रहा है कि सीधा गैस से ठोस बन रहा है। गैस से ठोस बन रहा है, तो इसी को हमने बताया सॉलिडिफिकेशन भी कहते हैं। और मैं सॉलिडिफिकेशन बताया है ना, अभी बताया है कि गैस से सीधा ठोस बनना। गैस से सीधा ठोस बनना। देखो भैया, गैस से सीधा ठोस बनना क्या कहलाता है? सॉलिडिफिकेशन, यानी ठोस के रूप में बनना। यानी इसको ऊर्ध्वपात बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वपात। इसको क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वपातन। क्लियर है? कोई दिक्कत? यानी ये पदार्थ की अवस्थाएं चेंज हो रही हैं। पदार्थ की अवस्थाएं कब? हीट करने पर, कोल्ड करने पर। हीट करने पर, कोल्ड करने पर। दो चीज़ें हो रही हैं ना, एक तरफ हीट, एक तरफ कोल्ड। यानी एक तरफ गर्म करो, एक तरफ ठंडा करो, तो ये पदार्थ की अवस्थाएं बदल जाती हैं। यानी मौसम की तरह पदार्थ की अवस्थाएं बदल जा रही हैं। गाना सुने हो ना, मौसम की तरह तुम भी बदल तो न जाओगे। तो मौसम की तरह बदल रही हैं। किसके तरह बदल रही हैं? कभी गर्मी, कभी ठंडी, कभी बरसात, कभी बसंत ऋतु। समझ में आ रहा है ना? हाँ, तीन ही वो है। बसंत ऋतु को स्प्रिंग सीजन बोलते हैं। यानी मौसम कितने प्रकार के होते हैं भैया? 4। सीजन कितने प्रकार के? 4। कौन कौन? रेन और स्प्रिंग, 4 को ना। और कौन सीजन होता है? मतलब पतझड़ सीजन होता है। पतझड़ ये कौन सा सीजन है भाई? यानी इधर देखो भैया, मौसम कितने तरह के भैया? मौसम यानी पहले अभी गर्मी से शुरू करो, और अभी वर्षा ऋतु चल रही है ना। यानी ऋतु, मौसम को ऋतु कहते हो। मौसम को क्या कह लोगे? ऋतु। ऋतु को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सीजन। SEASION, सीजन। क्लियर है ना? चलो अच्छा, ग्रीष्म ऋतु होती है ना, ग्रीष्म ऋतु। उसके बाद से बरसात, क्या होती है? बरसात। उसके बाद से वर्षा ऋतु। बरसात को क्या कह सकते हो? वर्षा लिख सकते हो। ठीक है ना? उसके बाद क्या होता है भाई? चलो बोलो जल्दी से। शरद ऋतु, यानी इसी को ठंडी का मौसम कहते हो ना। और उसके बाद से वसंत ऋतु। कौन सी ऋतु भाई? वसंत ऋतु। और इसी को पतझड़ कह लोगे। वसंत ऋतु को स्प्रिंग, SPRING, स्प्रिंग सीजन। हाँ, पतझड़ वाला, जिस समय पेड़ पौधों पे पुराने पत्ते गिरते हैं और नए पत्ते आते हैं। समझ में आ रहा है ना? ठीक, बहुत प्यारा मौसम होता है ना। ठंडी ज़्यादा होती है ना गर्मी ज़्यादा होती है। ठीक, बड़ा कूल वाला मौसम, जो दिलों को बड़ा सुकून देता है। उस मौसम का नाम क्या है? बसंत ऋतु। हाँ, हम पहली बार सुन रहे इसका नाम। अच्छा, पहली बार आप सुन रही हैं तो आप जंगल से आई होंगी, भगवान जाने। चलिए आगे बढ़े हम लोग। अब देखो होता क्या है ना, एक लड़की कह रही है पहली बार सुना है, क्योंकि इन लोगों के पास ब्रेन तो होता नहीं है। यानी पूरा ब्रेन झोंटा से भरल है, उसमें कुछ रखने के लिए जगह है ही नहीं।
हो गया। चलो अब लड़ाई मत करो, आगे बढ़े हम। चलो आगे बढ़े, चलो अब आगे बढ़ते हैं भाई। तो पदार्थ की अवस्थाओं में ये चीज़ें हम लोग पढ़ लिए, कोई दिक्कत आगे बढ़े हम लोग। तो अब चलो अब आगे बढ़ते हैं भाई। है तो पहला हेडिंग डालोगे ठोस अवस्था। कौन सी अवस्था? ठोस अवस्था। ठोस अवस्था, ठोस अवस्था, सॉलिड स्टेट। क्या है भाई? सॉलिड स्टेट, ठोस अवस्था। पदार्थ की पहली अवस्था है। कितनी अवस्थाओं के बारे में पढ़ चुके थे? 5 अवस्थाओं के बारे में। इधर देख लो भैया, पदार्थ की अवस्थाएं, साइड में देखोगे पदार्थ की अवस्थाएं, परेशान ना होइए, अवस्थाएं। और स्टेट्स ऑफ मैटर, स्टेट्स ऑफ मैटर। क्लियर है ना? पहली अवस्था का नाम क्या होता है भाई? ठोस अवस्था। कौन सी अवस्था? ठोस अवस्था। अच्छा, सॉलिड स्टेट कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? सॉलिड स्टेट कहते हैं। दूसरी अवस्था का नाम क्या होता है? द्रव अवस्था। द्रव अवस्था यानी लिक्विड स्टेट। कौन सा स्टेट भाई? लिक्विड स्टेट होता है। जो तीसरी अवस्था क्या होती है? गैसीय अवस्था। गैसीय अवस्था, और इसको क्या कहते हैं? गैसियस स्टेट। गैसियस स्टेट। क्लियर है ना? और चौथी अवस्था क्या है? प्लाज्मा अवस्था। प्लाज्मा चलो प्लाज्मा, ये भी गलती हो रहा है ना, आधा प ही होगा, सही रहेगा। चलो प्लाज्मा अवस्था। प्लाज्मा अवस्था यानी प्लाज्मा स्टेट। कौन सा स्टेट भाई? प्लाज्मा स्टेट। अगला हम लोगों का 5वां क्या होगा भाई? बोस अवस्था। कौन सा अवस्था? बोस अवस्था। और बोस अवस्था को बोस आइंस्टीन कांस्टेंट, BEC भी कहा जाता है, यानी बोस आइंस्टीन कांस्टेंट। बोस आइंस्टीन कांस्टेंट यानी पदार्थ की कितनी अवस्थाएं हो गई? 5। तो पहली अवस्था हम लोग पढ़ रहे हैं जिसका नाम क्या है? ठोस अवस्था। पहली अवस्था ठोस अवस्था। क्लियर है ना? चलो तो इसका डेफिनेशन क्या बनाओगे बाबू? डेफिनेशन बनाओगे कि वैसा द्रव्य जिसका आकार एवं आयतन दोनों ही निश्चित होता है। लिखेंगे भाई पदार्थ की वह अवस्था जिसमें आकार एवं आयतन दोनों निश्चित हो, ठोस अवस्था कहलाती है। पदार्थ की वह अवस्था जिसमें उसका आकार एवं आयतन, जिसमें उसका आकार एवं आयतन दोनों ही निश्चित होता है। क्या होता है भाई? निश्चित होता है। क्या कहलाती है भाई? ठोस अवस्था कहलाती है। ठोस अवस्था कहलाती है। अवस्था कहलाती है यानी सीधा सीधी की लिखेंगे सच अ मैटर which having fixed shape and volume called solid यानी सच अ मैटर विच हैविंग यानी ऐसी अवस्था, पदार्थ की ऐसी अवस्था जिसका आकार एवं आयतन दोनों निश्चित हो। आकार एवं आयतन दोनों निश्चित होना चाहिए। कौन सी अवस्था होगी भाई? ठोस अवस्था। कौन सी अवस्था? सॉलिड स्टेट। कौन सी अवस्था? सॉलिड स्टेट। आकार भी निश्चित होना चाहिए और आयतन भी निश्चित होना चाहिए। उस अवस्था का नाम क्या होगा? ठोस अवस्था। कौन सी अवस्था? ठोस अवस्था, सॉलिड स्टेट। क्लियर है ना? जैसे एग्जाम्पल के तौर पे क्या क्या लिख सकते हो? जैसे में मेरे बाबू क्या लिख सकते हो भाई? चेयर। क्या लिख सकते हो? चेयर। चेयर का हिंदी क्या होता है? कुर्सी, जो तुम्हारे सामने ठोस रूप में दिख रहा है। पेन, कॉपी। उसके बाद से और क्या लिख सकते हो? हाँ, बेंच लिख सकते हो भाई, बेंच जिस पर बैठे हो।
और भी, हाँ बोर्ड भी लिख सकते हो, बोर्ड जिस पर पढ़ रहे हो ठोस अवस्था में है, ठीक है ना, क्लियर है। ETC कर लो, जितना तुम्हें दिख रहा है, जितना तुम्हें दिख रहा है उसको क्या कहते हो भाई, ठोस अवस्था कहते हो। पदार्थ की इस अवस्था का नाम क्या होता है, ठोस अवस्था। अब ठोस पदार्थों के कुछ गुण होते हैं, ठोस पदार्थों के कुछ गुण होते हैं, यानी प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड मैटर, प्रॉपर्टीज ऑफ यानी ठोस पदार्थों के गुण, ठोस पदार्थों के गुण, क्लियर है। तो अब हम अगला हेडिंग क्या डालेंगे, ठोस पदार्थों के गुण। चलिए फटाफट हेडिंग डाल लीजिए, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड मैटर। इसको पहले लिख लीजिए, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन प्लीज। जल्दी से वीडियो पॉज कीजिए, नोट कीजिए। हो गया बाबू, यस सर। आगे बढ़ें। तो अब हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड मैटर, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड मैटर, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड मैटर, ठोस पदार्थों के गुण। हिंदी में क्या लिखेंगे भाई, ठोस पदार्थों के गुण, ठोस पदार्थों के गुण। चलो ठोस पदार्थों के गुण की कहानी को अगले क्लास में देखेंगे। कौन से क्लास में, अगले क्लास में, क्लियर है। आज के लिए सिर्फ इतना ही। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, यही PCM क्लासेज में पढ़ने आते रहें। जय हिंद, जय भारत।